Hey guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. So in the previous video I discussed with you law of demand and reasons for law of demand. In this particular video we will discuss about exceptions to the law of demand and change in quantity demanded and change in demand. So exceptions to the law of demand. There are few special cases where law of demand doesn't fit, it doesn't apply. Till now I am telling you that demand curve slopes downward, but yes, there are few cases when demand curve slopes upward, which means that there is a direct relationship between price and demand. So these are the number of exceptions to the law of demand. So we will read about each one of them. First one is given goods. So given good are special kind of inferior good. And what is inferior good? Inferior good are those goods whose demand rises when income of consumer falls. Fine. So given good demand rises when there is a rise in price of given good, which means that there is a direct relationship between price and demand here. So law of demand says that there is an inverse relationship between price and demand, but here law of demand is violated. So this is the statement which you guys might read in your book, that all given goods are inferior but all inferior goods are not given goods. So how? So the very first thing, don't get confused here. Listen carefully. When we did factors affecting market demand और individual demand, there we read about inferior good. वहां पर हमने ये पढ़ा कि given good की डिमांड पर अदर फैक्टर क्या इफेक्ट डालते हैं. तो उसमें भी read that अगर given good हमारा inferior है और कंज्यूमर की इनकम बड़ी है तो डिमांड फॉल हो जाएगी, है ना. यही तो पढ़ा था हमने. वहां पर हमने इनकम का इफेक्ट देखा, वहां पर प्राइस कांस्टेंट था. ठीक है, मतलब जो गिवन गुड है वो एक टाइप का इंफीरियर गुड इसलिए है क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इनका कंजम्पशन कम कर देगा, इसीलिए गिवन गुड जो होते हैं वो इंफीरियर गुड होते हैं. बट जो डिफरेंस है वो ये है, जब प्राइस ऑफ गिवन गुड विल इंक्रीज देन डिमांड ऑफ गिवन गुड विल राइज. तो ये कौन सा रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव रिलेशनशिप. सी दी एरोज, द डायरेक्शन ऑफ एरोज आर अपवर्ड. प्राइस में भी और डिमांड में भी, दोनों में अपवर्ड एरो है. सो विच मीन्स दैट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स. फाइन. नाउ ऐसा क्यों होता है? दैट व्हाई गिवन गुड demand increases when the price increases. So as written in your books, Robert Giffen pointed out this and he observed that when price of bread is increasing, then low paid wage earner means जिनकी सैलरी कम है, they are purchasing more bread. वो ज्यादा ब्रेड खरीद रहे हैं क्योंकि जो अदर गुड्स है, मतलब कि जो ब्रेड का सब्स्टिट्यूट होगा, तो कोई रेडिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. जैसे कि हमको पता है कि कोल्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट है, वी नो टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, बट इनका एज सच कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता है. गिवन गुड का कोई सब्स्टिट्यूट गुड नहीं होता है. ठीक है, रेडिली अवेलेबल तो नहीं होता है. जो उनके सब्स्टिट्यूट गुड थे तो लोग उनको किससे रिप्लेस करते थे? जैसे कि मीट हो गया. अब आप ब्रेड का प्राइस देखो और मीट का प्राइस देखो, वो कितना डिफरेंस आता है वहां पर, है ना. क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड था उसके प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, उसका प्राइस तो उतना ही है, तो वो तो अब भी उनके लिए कॉस्टली ही है. पहले भी कॉस्टली ही था, अब भी कॉस्टली ही है. लेकिन अब क्योंकि ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो अब वो अपना पेट कहां से भरेंगे, वो कहां से खाएंगे चीजों को. वो जिस चीज पर डिपेंडेंट थे इन टर्म्स ऑफ फूड वो ब्रेड था, और अगर उसी का प्राइस भी इंक्रीज हो गया तो उनका तो पेट ढंग से भर नहीं पाएगा. इसीलिए ये देखा गया उस टाइम पर, इवन प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी वो डिमांड उसकी ज्यादा कर रहे हैं जस्ट टू फिल द नीड ऑफ देयर स्टोमक. फाइन, क्योंकि उनको खरीदना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए वो महंगे प्राइस पर भी खरीद रहे हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज गिवन पैराडॉक्स. Because paradox, why?
पैराडॉक्स का मीन्स होता है कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन एंड द सिचुएशन दैट कैन बी ट्रू बट इट सीम्स इम्पॉसिबल। सी गिवन गुड का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, क्योंकि अगर गिवन गुड का सब्स्टिट्यूट होता तो जब गिवन गुड की प्राइस इंक्रीज हुई है तब लोग उसकी डिमांड को कम कर देते और सब्स्टिट्यूट के पास जाते, सब्स्टिट्यूट को कंज्यूम करते। पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेड की प्राइस की वजह से डिमांड और इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है कि उसका कोई रेडिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर उनके लिए सब्स्टिट्यूट था जो कि मीट था वो तो ऑलरेडी बहुत कॉस्टली था, तो वो उसको कैसे कंज्यूम करें, उनके पास उतने पैसे ही नहीं है कंज्यूम करने के लिए। सो दैट इज द रीजन। डिमांड कर्व ऑफ गिवन गुड इज अपवर्ड राइजिंग, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, स्लोप पॉजिटिव होती है। नाउ सी हाउ। सो दिस इज द शेड्यूल। At price 50, consumer is demanding 10 units. At price 60, quantity demanded is 12 units. At price 70, it is 14. At price 80, it is 16. So जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब हमने इसको प्लॉट किया सो वी गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। फाइन। सो दिस इज ए अपवर्ड राइजिंग कर्व, क्योंकि ये इसकी जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रही है। आप देखो। नाउ सी ऑल्सो स्लोप क्या होता है? Vertical upon horizontal, y-axis upon x-axis, or change in P upon change in Q. Change in P means P1 minus P and Q1 minus Q. P1 is your new price, P is your old price, Q1 is your new quantity and Q is your old quantity. Suppose कि मैं जब प्राइस 50 है तब मैं 10 यूनिट्स को कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर हूँ अभी डिमांड कर्व के। जब प्राइस 60 हुआ तब मैंने 12 यूनिट्स को कंज्यूम करा, मैं एक पॉइंट ऊपर आ गई। ठीक है, अब मुझे इन दो पॉइंट्स की स्लोप देखनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे एंड हमको आंसर मिला 5 विच इज एन पॉजिटिव 1। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि स्लोप जो होगी वो अपवर्ड राइजिंग होगी। ठीक है, बिकॉज जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है उसमें जो स्लोप आती है वो नेगेटिव स्लोप आती है, स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। बट हियर यू कैन सी स्लोप इज एन अपवर्ड राइजिंग। The second one is prestige goods or the goods of ostentation, status symbol goods, and उसके बहुत सारे names होते हैं. So the law of demand doesn't apply to them because the goods such as your diamond, gold, antique paintings, their demand increases as price increases because these goods wanted by rich people, rich person due to the status symbol attached to rich goods. तो आपने देखा होगा एंड न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा कि वो पेंटिंग, एक पेंटिंग बहुत फेमस पेंटिंग, वो इतने पर्टिकुलर डॉलर्स की, इतने पर्टिकुलर यूरोस की सेल हुई, वो बहुत महंगी महंगी जाती हैं। एंड उन पेंटिंग्स और यू कैन से जो पर्टिकुलर डायमंड्स होते हैं भी बहुत महंगे जाते हैं, जैसे कि रेयर पिंक रूबी डायमंड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये बहुत महंगे होते हैं। सो डिमांड इनकी कब बढ़ती है? जब इनका प्राइस बढ़ता है। क्योंकि एक होता है ना सिंबल, स्टेटस दिखाना लोगों में कि हाँ जब इसका प्राइस बढ़ा मैंने तब इसकी डिमांड करी, इट मीन्स मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन पीपल इनकी डिमांड करते हैं, रिच पीपल। नाउ फियर ऑफ शॉर्टेज. If consumer is expecting a shortage for a particular commodity in the near future, then they would start buying more and more of that commodity now, even if their prices are increasing. So जब लॉकडाउन था, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अपने घर पर चीजों को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था। उनको ये नहीं लेना देना था कि प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उनको बस एक चिंता थी, वो ये थी कि हो सकता है कि कल को हमको चीजें ना मिले, इसलिए उन्होंने आज से ही कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सो फियर ऑफ शॉर्टेज में यही होता है। डिमांड अगर मतलब प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डिमांड इंक्रीज होती है। फैशन रिलेटेड गुड्स, अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट जैसे कि हैंडबैग हो गया या फिर ड्रेस हो गई, शूज हो गए, अगर ये फैशन में है और ये फैशन में चल रही है तो मेरे को भी ये चीज चाहिए। नहीं, देखो इनकी डिमांड तब इंक्रीज होती है जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज फैशन में है। मतलब ये चीज तो सबके पास है, यू विल बी लाइक कि ये चीज तो मेरे पास भी होनी चाहिए बिकॉज ये इतने फैशन में चल रही है, तो चलो परचेज करके देखते हैं कि ऐसा क्या है इसमें।
and all those things. So इसकी वजह से ऐसा होता है. Now ignorance. So generally what happened, people thought that higher price goods are better in quality, so they buy more of commodity at a higher price, or sometimes they buy commodity at a higher price because they do not aware of the actual price of the commodity. So let's say जब आप शॉप पे गए शूज परचेस करने के लिए, तो शॉपकीपर ने बोला कि इस पर्टिकुलर शूज का जो प्राइस है दैट इज MRP जो है वो 1500 है, हमारे यहाँ 10% डिस्काउंट चलता है विच इज प्लेस कर दो 150 तो 1350, बट हम आपको एक स्पेशल ऑफर है और हम आपको 700 में दे देते हैं. तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि ये इतना सस्ता क्यों दे रहा है, कि जब अगर प्राइस मतलब कि डिस्काउंट के बाद जब 1350 का हो रहा है तो 700 इतना कम दे रहा है, मतलब 1350 से 700 तक आ गया, इतना सस्ता दे रहा है ये. जरूर इस शूज में कुछ खराबी होगी, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाले हैं. एंड आप क्या करोगे, आप उस गुड को कंज्यूम नहीं करोगे, आप दूसरी शॉप पर जाओगे, वहां से परचेज करोगे 1500 का ही, और 150 डिस्काउंट लेस करके 1350 का परचेज करोगे अगर वहां पे 10% डिस्काउंट चल रहा है तो. सो इट हैपन्स जनरली. एंड ये हमारे साथ भी होता है कि हमको भी यही लगता है कि इस पर्टिकुलर मतलब दुकान में ये चीजें काफी महंगी हैं तो जरूरी क्वालिटी वाली होंगी. नाउ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो लाइफ की नेसेसिटीज हैं जैसे कि आपका फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, वाटर हो गया, अगर इनका प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तो भी हम इसको खरीदेंगे ही, भले ही हम इसको कम क्वांटिटी में खरीदें, पर इनकी डिमांड इंक्रीज होगी ही, फॉल नहीं होती है. क्यों फॉल नहीं होगी, क्योंकि ये नेसेसिटीज है, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए. ना चेंज इन वेदर, जब सीजन चेंज होता है तो उस सीजन में यूज होने वाले गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, इवन उनका प्राइस बढ़ भी रहा है तो. जैसे कि रेनी सीजन्स में रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है ना. So yes. Now change in quantity demanded and change in. So let me brush up your concepts first. So quantity demanded is a specific quantity at a specific price, whereas demand change with change in price. Fine. अगर एक schedule दिया था मैंने, like अभी हमने पिछली slides में we read about a schedule 50 पर जहाँ पे 10 units हम consume कर रहे थे, 60 पर 12, 70 पर 14 एंड 80 पर 16. तो अगर मैं एक पर्टिकुलर प्राइस उठा लूं और उस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूं तो वो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इज स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस, वेयर इज डिमांड इज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड प्रिपेयर टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस. तो वहां पे क्या था, प्राइस चेंज हो रहा था तो क्वांटिटीज भी चेंज हो रही थी, तो विच इज सेम एज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज सेइंग. फाइन. Now let's see change in QD, that is quantity demanded. Suppose your price is 60, price of given good which is X is 60, and the QX, that is at this particular price consumer is purchasing 8 units of good X. Now suppose जो given good है उसका price change हुआ, it becomes 70. As the price changes, you are going to purchase less because that is what law of demand tells us. Fine. And as the price falls, you demand more, your demand will rise, which is 10 units in this particular example. Now see in the graph. Now see the purple वाली line. जब प्राइस 60 था तब मैंने 8 डिमांड कर रही थी, तब मैं 8 यूनिट्स की डिमांड कर रही थी. जब प्राइस 70 हो गया, अपवर्ड एरो जा रहा है, देखो जब प्राइस 60 से 70 हुआ तब मेरी डिमांड 8 से 6 हो गई. अब ये जो एरो है ये अंदर की तरफ आ गया है ना. मतलब पहले मैं यहां पर जहां पे 60 प्राइस 60 और 8 यूनिट्स ऑफ डिमांड इंटरेक्शन है जहां पर इनका, मैं इस पॉइंट पर थी, लेकिन अब मैं ऊपर वाले पॉइंट पर आ गई हूं. इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं. ऊपर की तरफ का मतलब है अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन डिमांड कम हो रही है, तो विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. फाइन. नाउ सी, जब प्राइस 50 हुआ तब QX 10 हुआ.
अब मैं पर्पल वाले पॉइंट पर हूं जहां पे डिमांड मतलब 60 और 8 जहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं उस पॉइंट पर हूं। अब मेरा प्राइस फॉल हुआ, 50 पर मैं आई, मतलब मैं थोड़ा नीचे आ गई और उसकी वजह से मेरा QX इंक्रीज हो गया, प्राइस डाउन गया, इसकी वजह से QX इंक्रीज हो गया। तो अब मैं पर्पल वाले से नीचे वाले ब्लू पॉइंट, जो ब्लू लाइंस हैं, उनका जो इंटरेक्शन है, मैं वहां पर आ चुकी हूँ। इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, बट डिमांड क्योंकि मतलब डिमांड में आप देखो तो क्या हुआ है, ज्यादा हुई है, विच इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। सो दैट इज व्हाट दीज कर्व्स आर सेइंग। फाइन, तो ये ऐसा रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन है डिमांड में, और डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन है डिमांड में। फाइन, कि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज हो रही है यहां पर, इस रीजन से हम उसी कर्व पर हैं, उसी डिमांड कर्व पर ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये मूवमेंट है। इसीलिए हम इसको मूवमेंट अलोंग द कर्व भी बोलते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट। नाउ लेट्स सी द चेंज इन डिमांड. So remember, demand changes with change in price, as I previously told you. So we are keeping our price constant here, and change in factors, जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे विच अफेक्ट द इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, अगर उन फैक्टर्स में चेंज होगा तब हमारा जो डिमांड है उसमें चेंज होगा, एंड उसकी वजह से डिमांड कब हमारा शिफ्ट हो जाएगा. नाउ हाउ दिस शिफ्ट विल हैपन, लेट्स सी. सो देखो, बिकॉज सी, जो चेंज होगा वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा, एंड अदर फैक्टर्स हमको पता है बहुत सारे होते हैं. कंज्यूमर की इनकम होती है, इनकम में कौन से गुड्स आते हैं, नॉर्मल और इन्फीरियर का रिलेटेड गुड्स होते हैं, जो कि सूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. इन सब की वजह से चेंज आएगा. और भी कुछ होते हैं, उन सब की वजह से हमारे डिमांड पे चेंज आएगा, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है. फाइन, सो लेट्स सपोज द गिवन गुड इज शूज and substitute of given good is slipper. Fine. As price of slipper will rise, demand of shoes will increase. ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो जो गिवन गुड है उसकी डिमांड राइज हो जाएगी. क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में. सो देखो, यहाँ पे हमने प्राइस 50 लिया है एक्स का, और QX 20 लिया है. तो गिवन गुड के प्राइस में चेंज नहीं होगा, उसका प्राइस कांस्टेंट ही रहने वाला है. चेंज कहां पर आएगा, QD में आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके प्राइस में चेंज हो रहा है, मतलब उसका प्राइस चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमारी गिवन गुड की डिमांड में चेंज आएगा. तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल मार्केट डिमांड पढ़े थे, बट वो हमने न्यूमेरिकल के साथ नहीं पढ़ा था. यहाँ पे हम न्यूमेरिकल के साथ पढ़ रहे थे, दैट इज द ओनली डिफरेंस. फाइन, सो यहाँ पे प्राइस मैंने 50 लिया है एंड QX 20 लिया है. अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस राइज हो गया, इसकी वजह से गिवन गुड की डिमांड राइज हो गई. तो मेरी जो गिवन गुड का प्राइस तो सेम रहा, लेकिन गिवन गुड की QX जो है, गिवन गुड की डिमांड जो है वो राइज हो चुकी है. तो मतलब मैंने कर्व ही शिफ्ट कर दिया. तो मेरा जो देखो, ये जो 50 वाली लाइन है, जो यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, जो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वहां पे देखो 50 कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये लाइन हमने ऐसे डायरेक्ट बना दी, हॉरिजॉन्टल बना दी. अब देखो, जब प्राइस 50 था ना, तब मैं 20 यूनिट्स को डिमांड कर रही थी, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गई और वहां से मैंने डिमांड कर्व बना दिया. लेकिन जब प्राइस उतने का उतना ही रहा, लेकिन QX इंक्रीज हो गया, QX हमारा बढ़ गया ना, 30 हो गया. तो यहाँ तो ये क्या हुआ, मैं DD से D1 पर आ चुकी हूँ. तो मैं D से D1 पर आ चुकी हूँ, विच इज एन इंक्रीज इन डिमांड, और यू कैन से राइटवर्ड शिफ्ट. प्राइस 50 था और QX 20 थी. ठीक है, प्राइस तो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन जो QX है वो हमारा चेंज हो गया, वो हमारा 10 हो गया. ये चेंज कैसे हुआ होगा, इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड फॉल हुआ होगा, उसकी वजह से गिवन गुड की डिमांड भी फॉल हो गई. ठीक है, जब हमने इसको प्लॉट किया तो हम रेड जो ये रेड वाली लाइन है, हम इस वाले डिमांड कर्व पर आ गए.
विच मीन्स दैट देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि आप पहले उस पर्टिकुलर प्राइस पे मतलब 50 प्राइस पे 20 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे थे और अब आप सिर्फ 10 यूनिट्स को ही कंज्यूम कर पाओगे, सो विच इज डिक्रीज इन डिमांड एंड इसको हम कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो जब अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे डिमांड में चेंज होता है तब हमारा शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व तब शिफ्ट होता है। और जब अपने ही प्राइस में चेंज होने की वजह से क्यूएक्स में चेंज होता है तब डिमांड कर्व मूव करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।